हाय। मैं स्टडी कर रहा था कि एचडीएफसी बैंक ने इतना पैसा कैसे कमाया। आई मीन उसके शेयर होल्डर्स ने इतना पैसा कैसे कमाया। तो बिजनेसेस दो तरह के होते हैं। एक क्वेश्चन तो हमेशा पूछना चाहिए, वो बिजनेस कितना कमाता है और कितना कमा के दे सकता है शेयर होल्डर्स को। ठीक है, बिजनेस आज नहीं दे रहा है, वो पैसा वापस बिजनेस में डाल रहा है, ठीक है, वो तो ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई शेयर होल्डर 10-15 साल पहले एक स्टॉक खरीदा है, तो वो तो चाहेगा ना कि 15 साल बाद वो जो कंपनी है उसको पैसा कमा के दे। वो ये मेथोडोलॉजी हम यूज़ करेंगे एच डी एफ सी बैंक के एनालिसिस में। हमने सुना है कि एच डी एफ सी बैंक इतना बड़ा मल्टी बैगर है, 50 बैगर, 100 बैगर, ठीक है, वो तो ठीक है। लेकिन हम चेक करेंगे एच डी एफ सी बैंक कितना पैसा कमा के शेयर होल्डर को दे सकता है, पैसा कमा के दे सकता है। तो मैंने एक स्ट्रेंज चीज़ नोटिस किया। एच डी एफ सी बैंक के शेयर होल्डर्स ने जो भी पैसा कमाया है वो पी एक्सपेंशन में कमाया है। पी एक्सपेंशन मतलब एच डी एफ सी बैंक का 2011-12 में स्प्लिट एडजस्ट होकर स्टॉक प्राइस था 250 रुपये, और आज 2021-22 में वो डिविडेंड देता है 15 रुपये ऐसे करके एक स्टॉक पे। तो जो आदमी 2011-12 में 250 रुपये दे के ख़रीदा होगा, तो उसको आज कितना डिविडेंड मिल रहा होगा? 15 रुपये। ठीक है, वो कितना परसेंट हुआ? 6.2%। इंडिया का इन्फ्लेशन तो 10% है, उसको भी बीट नहीं कर पाया। तो हम देखेंगे कि आइडियल केस क्या होना चाहिए। 10 साल पहले जो भी आदमी स्टॉक खरीदा होगा वो क्या चाहेगा कि 15 साल बाद या 20 साल बाद या 10 साल बाद जो भी पैसा वो मुझे डिविडेंड पे दे, वो उस टाइम के इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा होना चाहिए। आइडियल केस तो यही है ना। तो इस तरह से शेयर होल्डर सोचता है। लेकिन एच डी एफ सी बैंक के केस में क्या हुआ? उसका बिजनेस मॉडल ही दूसरा तरह का है। उसका बिजनेस मॉडल ये लेवरेज है। पैसा बोरो किया हुआ है। वो जितना भी मान लीजिए वो 20,000 करोड़ प्रॉफिट कर रहा है, वो 20,000 करोड़ प्रॉफिट पूरा का पूरा दे नहीं पाएगा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के थ्रू। तो आइडियल केस उसका लिए क्या होता? आइडियल केस ये होता कि उसका वो क्या करता, धीरे धीरे जो डिपॉजिट है वो सब रिटर्न कर देता, प्रॉफिट धीरे धीरे करता, वो बिजनेस में डालता अपना पैसा, प्रॉफिट का पैसा, शेयर होल्डर का पैसा, और डिपॉजिट्स रिटर्न कर देता। ये तो होगा नहीं बैंक में, कि बैंकिंग तो रेगुलेटेड बिजनेस है और आपको कस्टमर चाहिए डिपॉजिट। डिपॉजिट रहेगा तो ही आप उसका उनका डाटा एनालिसिस करके उनको प्रोडक्ट सेल करोगे ना। तो आप चाहे या ना चाहे आपको तो 5-7% तो देना ही है आपके डिपॉजिटर्स को। तो ये तो हो गया ये चीज़। तो एच डी एफ सी बैंक जितना भी पैसा कमाए वो शेयर होल्डर को ज़्यादा डिविडेंड दे नहीं पाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला चीज़। जो जितना पैसा कंपनी कमाता है कितना पैसा शेयर होल्डर को दे सकता है। ठीक है, टी सी एस आज 104 रुपये कमाता है और वो 40 रुपये डिविडेंड दे देता है, 60 रुपये रखता है। लेकिन 60 रुपये कैश है उसके बैलेंस शीट पे, उसके ऊपर कोई डेट नहीं है। ठीक है, उसको 20,000 करोड़ या 30,000 करोड़ चाहिए हमेशा सेफ्टी के लिए। ठीक है, वो एक बार 30,000 करोड़ हो गया बैंक अकाउंट में, उसके बाद जितना कमाएगा 100 का 100 रुपये दे देगा। वो पैसा क्या करेगा? तो देखते हैं टी सी एस का परफॉर्मेंस कैसा है 10 साल में। ठीक है, टी सी एस का स्टॉक प्राइस था लगभग 1 मिनट, 2011-12 में टी सी एस का स्टॉक प्राइस 2011-12 में ऐसा ही करके मान लीजिए 550 था। और 550 में आज है, 550 में आज आज है उसका ई पी एस क्या है? ई पी एस है उसका, ई पी एस है 100 रुपये पकड़ लीजिए। ठीक है, तो 100 रुपये वो फुल दे सकता है, एच डी एफ सी बैंक नहीं दे सकता। 100 रुपये डिवाइड बाय 550 हो गया आपका 18% ऐसे ही हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है। और जो स्टॉक प्राइस बढ़ा वो तो उसको तो छोड़ दीजिए। तो एच डी एफ सी बैंक के शेयर होल्डर्स ने जो भी पैसा कमाया उसके लिए एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट रहता है। वो क्या है कि पी एक्सपेंशन, जितना स्टॉक का प्राइस मल्टीपल बढ़ेगा तो ही वो पैसा कमाएंगे और कमाए हैं।
जो भी इतने दिन में कमाए वो स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन से ही कमाए हैं। वो स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन जो पी मल्टीपल पी एक्सपेंशन होता है वो कोई वेरीफाइबल चीज़ नहीं है। रूल नहीं है कि इतना पी एक्सपेंशन ही मिलेगा उसको। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए कल को अगर मार्केट में ये एनालिसिस आया कि ये लिवरेज बिजनेस है, ये इसको हम 30 का मल्टीपल नहीं देंगे, ठीक है, 10 का मल्टीपल देंगे, तो एच बैंक का शेयर होल्डर कैसे पैसा कमाएगा? डिविडेंड तो मिलेगा नहीं उसको, ठीक है। ये वेरीफाइबल चीज़ नहीं है। जो भी चीज़ वेरीफाइबल नहीं है वो रिस्क होता है। तो इसके लिए क्या होगा, आपको एच बैंक के शुरुआत में ही एंट्री करना पड़ेगा और लास्ट में एग्जिट करना पड़ेगा। अगर बीच में एग्जिट करके एंट्री करके आप पैसा नहीं बना सकते। तो टीसीएस में ऐसा नहीं है। आईटी कंपनी, एफएमसीजी कंपनी इंडिया में जो भी है बड़ा बड़ा कंपनी, वो सब डिविडेंड दे देते हैं। वो दे सकते हैं, अगर उनको प्लांट लगाना है तो ठीक है, पैसा रखेंगे, प्लांट लगा देंगे। वो चीज़ समझ में आता है। एबिलिटी होना वो मैंडेटरी है कि कितना पैसा अर्निंग्स में से कितना पैसा वो शेयर होल्डर को रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, रिटर्न नहीं करेंगे, बिजनेस में डाल देंगे, वो समझ में आता है, लेकिन एबिलिटी कितना है रिटर्न करने का। एच बैंक का एबिलिटी कितना है अपना ईपीएस से शेयर होल्डर को रिटर्न करने का? बहुत ही कम है। तो जो भी पैसा एच बैंक के शेयर होल्डर्स ने कमाया है वो सब पी एक्सपेंशन में ही कमाया है। तो पी एक्सपेंशन तो साइकोलॉजिकल फैक्टर है, कौन कितना देगा पी एक्सपेंशन किसी को पता नहीं। तो एच बैंक का शेयर होल्डर रख के आप उसको डिविडेंड का पैसा खा नहीं पाएंगे, आपको उसको बेचना ही पड़ेगा, ठीक है। आप उसको, आपको प्रॉफिट कब होगा, कोई अगर उस आप जितना मल्टीपल में खरीदेंगे उससे ज़्यादा मल्टीपल कर कोई देने को रेडी है तो ही आप पैसा बनाएंगे। हार्ड कैश आपका हाथ में आएगा नहीं, ठीक है। आप बेच के ही जो पैसा कमाएंगे वो बहुत रिस्की फैक्टर होता है, ठीक है। ये जितना भी सब लेवरेज बिजनेस है, एनबीएफसी बैंकिंग, ये सब 30-30%, 60-60% में ग्रो कर रहा है, ठीक है। अर्निंग्स बढ़ रहा है, यहाँ पे हमेशा ग्रोथ ही दिखेगा, डिविडेंड कभी नहीं आएगा शेयर होल्डर के हाथ में, ठीक है। और ग्रोथ हो रहा है तो पी मल्टीपल मिल रहा है सबको, ठीक है। लेकिन रिस्क, ये रिस्क है, इतना रिस्क क्यों लेना है? अगर एच डी एफ सी बैंक 20 का पी में चल रहा है, टीसीएस 20 का पी में चल रहा है, दोनों 20 का पी में चल रहा है, तो टीसीएस का पी सस्ता है। आई मीन टीसीएस का शेयर सस्ता है वैल्यू से, क्योंकि वो जितना भी कमाएगा उतना दे सकता है। ये एक एनालिसिस था लेवरेज बिजनेस को एनालाइज करने में। तो जो बैंकिंग और एनबीएफसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले ये रिस्क फैक्टर को ध्यान रखना ज़रूरी है। थैंक यू।